कहते जी कि Amaretto's ledger accounts for the year ended 30th April showed the following balances। मई जून 2008 2 का ये क्वेश्चन है। पेज नंबर नई बुक का ये पेज नंबर है। पुरानी बुक का आपको नई बुक का पेज नंबर 152 है। बच्चों के पास नई बुक है उसका पेज नंबर 152 है और फाइनल अकाउंट्स का ये क्वेश्चन है हम करने जा रहे हैं। तो मई जून 2008 पेपर 2 में ये सवाल आया था। हमने इसकी क्या बनानी है, हमने बेसिकली इसकी इनकम स्टेटमेंट और बैलेंस शीट बनानी है। सबसे पहले इनकम स्टेटमेंट और बैलेंस शीट बनाने के लिए इम्पोर्टेंट ये है कि आपको ये पता होना चाहिए कि कैपिटल जो है वो नहीं दिया है इस क्वेश्चन में। तो डेबिट साइड में से आप क्रेडिट साइड माइनस करेंगे तो आपका कैपिटल निकल आएगा, क्योंकि इस क्वेश्चन में कैपिटल की फिगर 2 लाख निकलती है। मैं निकालने नहीं जा रहा, टाइम नहीं है, लेकिन मैं बता दिया आपको कैपिटल की फिगर 2 लाख निकलती है। तो आप लिख लें, कैपिटल की फिगर लिख लें, 2 लाख निकलती है कैपिटल की फिगर, 2 लाख सर। द कैपिटल फिगर। जी सर आपकी आवाज बहुत आहिस्ता आ रही है। आहिस्ता आ रही है तो आपके नेट में कोई प्रॉब्लम होगा, क्योंकि मेरी तो क्लासेस में सुबह से ले रहा हूँ और मुझे किसी ने कंप्लेंट नहीं की आवाज आहिस्ता आने की, क्योंकि मेरा वॉल्यूम तो इस वक्त जो है वो पूरा है, वॉल्यूम स्लो नहीं है, 100 पे रखा हुआ है, आवाज तो पूरी है। बाकी सब बच्चों को आवाज आ रही है, बाकियों को आवाज आ रही है ना? सेटिंग छेड़ी है आके स्मार्ट में। अब मुझे वैसे बच्चों ने किसी ने कहा नहीं आवाज के बारे में, आप पहली स्टूडेंट हो जो बता रही है। सुबह से क्लासेस तो मैं ले रहा हूँ, तो आप जो है ना वो माइक्रोफोन लगा लो या वो जो है वो होते हैं एयर पिन्स यूज कर लो। तो प्रीमिसेस एट कॉस्ट दी हुई है आपको, मशीनरी एट कॉस्ट है, डेप्रिसिएशन दी हुई है, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स है, सेल्स हैं, परचेजेस हैं, सेल्स रिटर्न को सेल में से माइनस करते हैं, परचेज रिटर्न को परचेज में से माइनस करते हैं, कैरेज इनवर्ट परचेजेस में ऐड होता है, कैरेज आउटवर्ड एक्सपेंसेस में लिखते हैं, रेंट रिसीव्ड को ग्रॉस प्रॉफिट में ऐड करेंगे, डिस्काउंट रिसीव्ड को भी ग्रॉस प्रॉफिट में ऐड करेंगे, डिस्काउंट लाउड एक्सपेंस है, इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंस है, जनरल एक्सपेंसेस एक्सपेंस है, स्टॉक ओपनिंग इन्वेंट्री है, ये ट्रेड रिसीवेबल और ट्रेड पेबल्स दिए हुए, बैंक क्रेडिट दिया हुआ है। बैंक क्रेडिट का मतलब है ओवरड्राफ्ट है। बैंक क्रेडिट का मतलब ये है कि ये बैंक ओवरड्राफ्ट दिया हुआ है, बैंक ओवरड्राफ्ट दिया हुआ है आपको 8260 का, ये आपने जहन में याद रखना है कि ये बैंक ओवरड्राफ्ट आपको दिया हुआ है। उसके बाद कैश दिया हुआ है, एसेट है आपका, ड्राइंग्स हैं, लॉन्ग टर्म लोन एट 11% पर एनम है 60,000 का। सर कौन सा टॉपिक है? ये पेज नंबर 152 है, फाइनल अकाउंट्स टॉपिक है, फाइनल अकाउंट्स ऑफ सोल ट्रेडर। उसका क्वेश्चन नंबर 1 है, मई जून 2008 का क्वेश्चन है। मेरी बुक का पेज नंबर 152 है, आपका फर्क होगा। ओके सर। दूसरे ग्रुप में भी कर दो, just a minute। जी आगे देखते हैं जी, हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं जी। हमने बनाना क्या है, स्टॉक दिया हुआ है, नो इंटरेस्ट हैव बीन पेड ऑन द लोन व्हिच हैड बीन टेकन आउट ऑन 1 नवंबर। Rato's tenant has paid only 11 month rent, 1 month rent was due and unpaid, यानी 1 महीने का रेंट अभी आपने पे जो करना है, लेकिन रेंट रिसीव्ड है, याद रखिएगा वो। इलेक्ट्रिसिटी प्रीपेड है, प्रीपेड एक्सपेंसेस को हम एक्सपेंसेस में से माइनस कर देते हैं और बैलेंस शीट में करंट एसेट में लिखते हैं। जनरल एक्सपेंसेस एक्रूड है, ये ऐड हो जाएंगे, डेट्स जो है रिटर्न ऑफ है, ये बैड डेट्स हैं आपके, ये भी हम डेटर्स में से ट्रेड रिसीवेबल में से माइनस कर देंगे। क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। Depreciation was to be provided at 40% using reducing balance method, और doubtful provision भी कहता है निकालनी है आपने ट्रेड रिसीवेबल पर 3%। सॉल्व करते हैं जी क्वेश्चन।
आसानी से सॉल्व करेंगे, कोई मुश्किल पॉइंट इसमें नहीं है सच। स्टार्ट हम किससे करते हैं आपको पता है, सेल से। सेल्स क्या लें, रेवेन्यू क्या लें, एक ही बात है। कितनी दी हुई है सेल जी, वापस क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। सेल्स हमें दी हुई जी 2,43,000 की, और सेल्स रिटर्न भी है 2040। 2,43,000 मैं इनर कॉलम में पहले लिख लेता हूँ। क्यों सर? क्योंकि मुझे इसमें से सेल्स रिटर्न भी तो माइनस करनी है ना, ताकि मैं सेल्स रिटर्न पहले माइनस करके फिर आगे सॉल्व कर सकूं। सेल्स रिटर्न को रिटर्न इनवर्ट भी कहते हैं, आपको पता है, एक ही बात है। रिटर्न इनवर्ट भी कह सकते हैं, और इसकी अमाउंट हमें क्वेश्चन में दी हुई है, विच इज बेसिकली 2040। ये हम माइनस कर देंगे तो आपकी सेल्स आ जाएंगी 240960। जो पॉइंट समझ में आए बिला झिझक आप मुझसे पूछ सकते हैं दरमियान में रोक के, कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि ये इजी क्वेश्चन है, फाइनल अकाउंट्स का कोई इतना मसला नहीं है इसमें से। प्लस कर देंगे कॉस्ट ऑफ सेल्स। कॉस्ट ऑफ सेल्स हम माइनस कर देते हैं, कॉस्ट ऑफ सेल्स सब्ट्रैक्ट हो जाएगी इसमें से। जस्ट ए मिनट। जी, तो कॉस्ट ऑफ सेल में सबसे पहले आपकी क्या आती है जी, ओपनिंग इन्वेंट्री। सबसे पहले जी मैं ओपनिंग इन्वेंट्री लिखता हूँ जी। ओपनिंग इन्वेंट्री कितनी दी हुई क्वेश्चन में, 13,500। आप देख सकते हैं बुक में, मुझे पहले ही पता है इसलिए मैं लिख रहा हूँ अमाउंट। इसमें हम ऐड कर लेते हैं जी परचेजेस। ऑब्वियसली ओपनिंग इन्वेंट्री में ऐड हो जाती हैं परचेजेस जब हम इनकम स्टेटमेंट बनाते हैं, ये इसका फॉर्मेट होता है। परचेज आपको दी हुई है 1,84,000 की। इफ यू वांट टू लुक एट देम यू कैन सी परचेज आर गिवन 1,84,000, और परचेज रिटर्न भी दी हुई है 1980 की, जो माइनस हो जाएंगी, और कैरेज इनवर्ट भी दिया हुआ है 350 का, जो ऐड हो जाएगा। आई विल गो फॉर थर्ड कॉलम। कभी कभी बच्चे थर्ड कॉलम नहीं बनाते और डायरेक्टली भी सॉल्व कर लेते हैं, वो आपकी अपनी स्वादीद पे है, मतलब यानी कि इट्स ऑन योर चॉइस। आई वोंट रिकमेंड यू टू गो फॉर इट, बट अगर आप चाहते हैं तो आप बना सकते हैं इकट्ठे ही, अगले ही पोर्शन में सारा कुछ सॉल्व कर सकते हैं, मैं आपको मना नहीं करूंगा इस हवाले से। परचेज रिटर्न माइनस कर दूंगा इसमें से, वो है 1980 की, कोई प्रॉब्लम नहीं है। जो है ना स्लो कर दो, इसके बाद आ रही है। उसके बाद हम ऐड कर देंगे कैरेज इनवर्ट। कैरेज इनवर्ट हमारा ऐड हो जाएगा। कैरेज इनवर्ट क्वेश्चन में दिया हुआ है 350 का, आप चेक कर सकते हैं अपनी बुक में से, वो इसमें ऐड हो जाएगा। आप ऐड करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा, ऐड करने के बाद 182,370। ठीक है जी, ये आपके नेट परचेजेस की अमाउंट आप समझ में आ गई है। टोटल कर लेंगे जी इसका हम, इसमें से लेस कर देंगे जी क्लोजिंग इन्वेंट्री। क्लोजिंग इन्वेंट्री इसमें से माइनस कर देंगे। टोटल इसका आपका जो आता है उसकी हमें जरूरत है लिखने की, वो क्लोजिंग इन्वेंट्री हमें कितनी दी हुई है इधर देख लेते हैं। क्लोजिंग इन्वेंट्री दी हुई है, स्टॉक वाज वैल्यूड एट 15,100। क्लोजिंग इन्वेंट्री आपको दी हुई 15,100 की, जो मैं यहाँ से क्या कर दूंगा, माइनस कर दूंगा। इसका जरा टोटल कर लेते हैं हम, तो वो आता है जी 13,500 प्लस 182,370, 195,870 आपका आ जाएगा जी। ये आपका आ जाएगा 195,870। देख लें इसमें कोई मसला है तो बिला झिझक आप पूछ सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। सिंपल क्वेश्चन को सॉल्व कर रहा हूं मैं। ये माइनस कर देंगे आप तो 180,770 आपका कॉस्ट ऑफ सेल्स का आंसर आ जाएगा, 180,770। ये हम सेल्स में से माइनस कर देंगे कॉस्ट ऑफ सेल्स का जो आंसर निकला है। यू विल गेट योर ग्रॉस प्रॉफिट, जो कि आपका आ जाएगा ग्रॉस प्रॉफिट। लेकिन मैंने इस क्वेश्चन में एक बात आपको पहले बता दी थी कि कैपिटल नहीं दिया हुआ, आप डेबिट साइड में से क्रेडिट साइड माइनस करेंगे तो कैपिटल की अमाउंट निकलेगी, जो कि निकलती है कितनी, 2 लाख। कैपिटल की अमाउंट निकलती है 2 लाख, जो कि क्वेश्चन बताया हो या ना बताया हो आपने लेनी ही लेनी है।
आगे चलते हैं जी। ग्रॉस प्रॉफिट मेरा कितना आ गया जी, ये आ गया माइनस करने के बाद 60190। इसमें मैं ऐड कर दूंगा बेटा जो अदर इनकम ऐड होनी है, मैं क्या डिस्काउंट रिसीव और क्या आएगा कमीशन रिसीव। देखते हैं डिस्काउंट सर उन्होंने तो डिस्काउंट रिसीव आपको दिया हुआ है जी 1300 का, और कमीशन रिसीव्ड, सॉरी कमीशन रिसीव नहीं है, रेंट रिसीव्ड, आई एम सॉरी 2420 का। पहले डिस्काउंट रिसीव लिख लेता हूँ 1300 का, फिर बाद में देखता हूँ उसको कमीशन वाले पॉइंट को। अस्सलाम वालेकुम सर। सर ग्रीन हॉल वाले ने दूसरा लिंक भेजा हुआ जाने के लिए, मैं तब से 15 मिनट से वहां पे इंतजार कर रहा हूँ। 1300 लिख लिया हमने, डिस्काउंट रिसीव कमीशन रिसीव को रब कर देते हैं। यार भाई आप क्लास को ज्वाइन करें, चुप करके डिस्टर्ब ना करें क्लास को प्लीज। उसके बाद और क्या ऐड होगा इसमें, रेंट रिसीव। तो क्वेश्चन है तो वो पूछें जो पूछने वाला है, ये ना बताएं आप कहाँ फंसे हैं कहाँ नहीं, इससे मेरा ताल्लुक नहीं है। रेंट रिसीव को ऐड करेंगे, डिस्काउंट रिसीव 1300 आपने लिखा। अच्छा रेंट रिसीव को जरा गौर करते हैं, सवाल पे जरा वापस आए। रेंट रिसीव में अगर आप गौर करें तो रेंट रिसीव उसने क्वेश्चन में क्या कहा है, वापस में चलता हूँ। कहते हैं Amaretto tenant has paid only 11 month rent, 1 month rent was due and unpaid। यानी ये जो रेंट रिसीव दिया हुआ है 2420 ये 11 महीनों का है, ये 2420 11 महीनों का है। मतलब 2420 डिवाइडेड बाय 11 करूंगा तो मेरे पास एक मंथ का रेंट और आ जाएगा जो मुझे ऐड करना पड़ेगा, क्योंकि मुझे 12 मंथ का रेंट रिसीव लिखना है अपनी एक साल की इनकम में, राइट। तो मुझे ये वापस ऐड करना पड़ेगा, एक माह का रेंट 220 मुझे अपनी फिगर में ऐड करना पड़ेगा, विच आई विल डू ओवर हियर 2420, इसमें प्लस करके लिखूंगा मैं 220। तो मेरे पास रेंट रिसीव की जो अमाउंट आएगी वो आएगी 2640। आई विल राइट 2640 ओवर हियर। एक और चीज आएगी वो है आपकी डिक्रीज इन प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स, उसको मैं समझाता हूँ अभी। वैसे तो आप लोगों ने पढ़ा हुआ है लेकिन शायद आपके जहन में भी ना हो, मैं दोबारा एक्सप्लेन करूंगा। डिक्रीज इन प्रोविजन ही काफी है। ये रेंट वाली अमाउंट एक्सप्लेन कर दें बता। बस ओके, देखिए रेंट वाली अमाउंट को देखें, सवाल पे वापस आए। कहता है जी के टेनेंट हैज पेड वन ओनली 11 मंथ रेंट। देखो यार हमने 12 महीने का रेंट रिसीव लिखना है, एक महीने का रेंट ड्यू है और अभी तक अनपेड है। अनपेड का मतलब अनरिसीव्ड है बेटा, हमने रेंट पे अपना घर दिया हुआ है, रेंट हम वसूल करते हैं, रेंट हम रिसीव करते हैं। अभी तो रेंट रिसीव दिया हुआ 2420, बट दिस रेंट रिसीव ऑफ 2420 इज फॉर 11 मंथ। एक महीने का रेंट ड्यू हो चुका है लेकिन मिला नहीं, तो आपको ऐड करके लिखना पड़ेगा क्योंकि वो आपकी इनकम है, क्योंकि मिली नहीं है तो एसेट में भी आएगा। इसे कहते हैं क्रूड इनकम, इनकम ओइंग, राइट। इनकम अर्नड बट नॉट रिसीव, वो इनकम में ऐड होती है और बैलेंस शीट में करंट एसेट में भी लिखी जाती है। ऐसी आमदनी जो कमा ली है लेकिन मिली नहीं है, तो हम लिखेंगे इसको। अगली बात करते हैं प्रोविजन की, इसको जरा गौर से देखना ही मुश्किल पॉइंट है थोड़ा। देखिए पहले बात करते हैं डेटर्स कितने के दिए हुए हैं। अगर आप गौर करें तो डेटर्स आपको दिए हुए कितने के, 9000 के। दोबारा शो करता हूं आपको ताकि आपके सामने उसको सॉल्व कर सकूं। बेटा 9000 के ट्रेड रिसीवेबल्स हैं, उसमें से बैड डेट्स हुए हैं 200 के, तो वो तो माइनस हो जाएंगे, सारी बात है, वो तो बैड डेट्स हो गए। बाकी रह गए 8800, इस पे कितने परसेंट प्रोविजन क्रिएट करनी है उसने कहा है, उसने क्वेश्चन में बताया इस पे हमने कितने परसेंट प्रोविजन क्रिएट करनी है, 3%। तो ये कहाँ लिखी हुई बेटा, मेरे पास नीचे जगह नहीं है, कम है, आपके पास लिखी हुई आप चेक कर सकते हैं। 8800.03 प्रोविजन क्रिएट करेंगे तो वो आएगी 264। प्रोविजन कितनी आ रही है, 264। अब आप देखें आपके क्वेश्चन में प्रोविजन पड़ी कितनी हुई है, 264 की प्रोविजन चाहिए हमें। मैं अभी आपको दोबारा से शो करके दिखाता हूं, देखें, ये देखें, डाउटफुल डेट्स प्रोविजन वाज टू बी 3% ऑफ डेटर्स एट द एंड ऑफ द ईयर। डेटर्स कितने के दिए हुए हैं, 9000 के, उसमें से पहले माइनस किए बैड डेट्स, 8800 पे 3% प्रोविजन निकाली, वो आई 264। अब प्रोविजन पहले से क्वेश्चन में कितनी दी हुई है वो जरा देख लेते हैं। क्वेश्चन में आपके पास प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स 500 की दी हुई है, तो मुझे बताएं
आपके पास जो प्रोविजन पड़ी हुई है वो आपकी रिक्वायर्ड प्रोविजन से ज्यादा है या कम है? ज्यादा है। वी हैव एक्सेस प्रोविजन, हमें 264 की प्रोविजन चाहिए जबकि हमारे पास पड़ी हुई है 500 की, तो हमें प्रोविजन डिक्रीज करनी पड़ेगी इंक्रीज के अलावा, और डिक्रीज इन प्रोविजन ग्रॉस प्रॉफिट में ऐड होती है। कितनी डिक्रीज करनी पड़ेगी? 500 माइनस 264 वो आएगी 236, वो हम कर देंगे ऐड यहां पे। डिक्रीज इन प्रोविजन को प्रॉफिट में ऐड करना पड़ता है। ये बात सही समझ नहीं आई, मैं अभी इसको दोबारा रिपीट करता हूं, आप पहले इसको लिख लें, मैं इसको दोबारा रिपीट करता हूं, डोंट वरी। मैं पहले इसको लिखवा दूं ताकि फिर प्रॉब्लम ना हो और हम एक अपना कवर कर लें एक हद तक। टोटल ये तीनों का आ जाता है 4176, इसको आप ऐड कर लेंगे अपने ग्रॉस प्रॉफिट में तो टोटल आपका आ जाएगा 64366। मैंने कैलकुलेट किया अभी, ये आपका आ जाएगा जी 64366, राइट। आगे देखते हैं हम। अब बात करते हैं प्रोविजन की, जो आप मुझसे सवाल पूछ रहे हैं। गौर कीजिएगा जरा, मैं यहाँ पे आपको कुछ बना के दिखा रहा हूँ ताकि आप लोगों को समझ आ जाए कि सर ने किया क्या है। वैसे तो ये आसान है, फिर भी जस्ट फॉर योर नॉलेज, बेटा प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स कैसे बनता है? इधर आता है ब्रॉड डाउन। ब्रॉड डाउन कितना पड़ा हुआ है? 500। हमें कैरी डाउन में प्रोविजन कितनी चाहिए? 264। तो बेटा प्रोविजन इनकम स्टेटमेंट से यहाँ इंक्रीज नहीं होगी बल्कि इनकम स्टेटमेंट से यहाँ डिक्रीज होगी। कितने से? 236 से प्रोविजन डिक्रीज करनी है आपने, तो आपकी प्रोविजन 264 बन जाएगी। समझ आई बात की? ये मैंने क्या बनाया है? ये मैंने प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स ही तो बना के दिखाया है आपको, अकाउंट उसका। तो आपने प्रॉफिट में से पैसे निकालने नहीं है प्रोविजन के लिए, प्रॉफिट में पैसे डालने हैं, क्योंकि यू हैव एक्सेस प्रोविजन देन रिक्वायर्ड। तो आपको प्रोविजन में ग्रॉस प्रॉफिट में ऐड करना पड़ेगा 236 ताकि प्रोविजन 264 बन जाए। आगे चलते हैं जी। अब इसमें से क्या होंगे जी? माइनस हमारे लेस एक्सपेंसेस। सबसे पहले इसमें बैड डेट्स कर लेते हैं हम। इसमें हम बैड डेट्स ही कर लेते हैं। बैड डेट्स आपको दिए हुए, देखते हैं हम। बैड डेट्स आपके पास मौजूद हैं, कितने के? 200 के बैड डेट्स हैं जो मैंने प्रोविजन में से माइनस भी किए थे, और यू हैव टू राइट इट अंडर एक्सपेंसेस आल्सो। सो आई विल राइट बैड डेट्स ओवर हियर 200। और देखते हैं एक्सपेंसेस में क्या क्या चीजें हैं। डिस्काउंट अलाउड है 18, कैरेज आउटवर्ड है 800 का, वो लिखते हैं। कैरेज आउटवर्ड आ जाएगा जी। कोई प्रॉब्लम हो तो आप बिना झिझक मुझसे पूछ सकते हैं, क्योंकि मैं इनकम स्टेटमेंट बना रहा हूँ, लेकिन सवाल आपके सामने होना चाहिए, क्योंकि सवाल के बगैर तो ऑब्वियसली समझ नहीं आएगी कि मैं कर क्या रहा हूँ। तो कैरेज आउटवर्ड एक्सपेंसेस में पे नंबर क्या है? उसके बाद डिस्काउंट अलाउड आ जाएगा आपका। डिस्काउंट अलाउड दिया हुआ है जी आपको 1800 का। ठीक है जी, देख लेते हैं क्वेश्चन वापस जाके। डिस्काउंट अलाउड दिया हुआ है 1800 का, कैरेज आउटवर्ड दिया हुआ है 800 का। आगे चलते हैं। इलेक्ट्रिसिटी है, जनरल एक्सपेंसेस हैं। तो इलेक्ट्रिसिटी के बारे में देखते हैं क्वेश्चन में क्या कहा गया है। इलेक्ट्रिसिटी प्री पेड है 40 की। प्री पेड का मतलब है आपने पहले से पे कर दिया। तो प्री पेड एक्सपेंसेस को आप एक्सपेंसेस में से माइनस कर देते हैं और बैलेंस शीट में करंट एसेट में लिखते हैं। क्यों सर? क्योंकि प्री पेड का मतलब है पहले से पे कर दिया। आपने $40 इलेक्ट्रिसिटी में पे कर दिए हुए हैं जो कि अगले साल से बिलोंग करती हैं, विच रिलेट्स टू द नेक्स्ट ईयर। तो वो हम इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंस में से माइनस कर देंगे क्योंकि वो इस साल का एक्सपेंस नहीं है। और जनरल एक्सपेंसेस में वो कहता है कि एक्रूड हैं, जो भी आपने पे नहीं किए वो 50 है, तो वो जनरल एक्सपेंसेस में आप क्या कर देंगे? ऐड कर देंगे। तो इलेक्ट्रिसिटी में 2100 में लिखूंगा, इसमें से माइनस करूंगा, 2100 माइनस 40 आ जाएगा 2060।
और जनरल एक्सपेंसेस में मैं 50 ऐड करूंगा क्योंकि वो बेसिकली एक्रूड है। देखते हैं जनरल एक्सपेंसेस दिए कितने के हुए हैं। जनरल एक्सपेंसेस आपको दिए हुए कितने के, 9340। 9340 में प्लस कर लूंगा मैं कितना, 50, जो कि एक्रूड है, जो कि पेबल है। पेबल अगर होगा तो आपको ऐड करना पड़ेगा, तो एक्सपेंस जब हो जाए उसे रिकॉर्ड कर लेते हैं, चाहे वो पे किया हो या ना पे किया हो। 9390 आपका आ जाएगा जनरल एक्सपेंसेस। उसके बाद आपके आते हैं जी लोन इंटरेस्ट, उसको देखते हैं जी हम। लोन इंटरेस्ट जो आपने पे करना है, उसने क्वेश्चन में बताया है लोन पे आपने इंटरेस्ट पे करना है। देखते हैं क्वेश्चन में वापस जाके। लॉन्ग टर्म लोन कितना दिया हुआ है, 60,000 का, उस पर कितने परसेंट इंटरेस्ट है, 11%। देखिए लोन पे इंटरेस्ट के बारे में उसने क्वेश्चन में कुछ बताया। यस, कहता है नो इंटरेस्ट हैव बीन पेड, पॉइंट नंबर 2, हैव बीन पेड और प्रोवाइडेड ऑन द लोन व्हिच हैज बीन टेकन आउट ऑन 1 नवंबर। हमने नवंबर में लोन लिया है, इसका मतलब है अगर आपने नवंबर में लोन लिया है तो लोन पर आपको कितना इंटरेस्ट जो है वो पे करना चाहिए, वो मैं यहाँ पे कैलकुलेट करके आपको दिखाता हूँ। 60,000 का 11%, और हमारा साल खत्म हो रहा है 30 अप्रैल को। नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, 6 मंथ का इंटरेस्ट आएगा। 60,000 पे 11% इंटू 6/12। क्यों सर? क्योंकि लोन आपने लिया है कब? लोन आपने लिया है 1 नवंबर को, तो लोन लिए हुए सिर्फ 6 मंथ गुजरे हैं, तो आपको 6 माह का इस पर इंटरेस्ट जो है वो पे करना है, क्योंकि आपने लोन लिए हुए 6 मंथ ही गुजरे हैं, तो वो आपका लोन इंटरेस्ट आ जाएगा 3300। नेक्स्ट आपने निकालनी है डेप्रिसिएशन, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। डेप्रिसिएशन ऑन मशीनरी है, जो कि उसने क्वेश्चन में बताई हुई है। हम वापस चलते हैं सवाल के ऊपर, और जो कुछ चीजें लिखी हुई हैं, पेज नंबर या डिफरेंट है, असल में मेरी बुक का डिफरेंट है, आपकी बुक का डिफरेंट होगा। तो मेरी बुक का तो कोई 150 समथिंग है। फाइनल अकाउंट्स का पहला क्वेश्चन है मई जून 2008 का। तो कुछ चीजें जो यहाँ पर एक्स्ट्रा हैं वो मैं मिटाऊंगा, लेकिन पहले डेप्रिसिएशन की बात कर लेते हैं। तो देखिए डेप्रिसिएशन किस तरह दी हुई है, सवाल पे आए। कहता है डेप्रिसिएशन वाज टू बी प्रोवाइडेड ऑन मशीनरी एट द रेट ऑफ 40% यूजिंग रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड। रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड का मतलब ये है कि पहले मशीनरी पर जो अब तक डेप्रिसिएशन हो चुकी है वो माइनस करेंगे, जो आएगा उस पे निकालेंगे आप डेप्रिसिएशन। तो हम देखते हैं क्वेश्चन पे वापस। हमारे पास जो मशीनरी दी हुई है उसकी कॉस्ट कितनी है, 52,000, और उस पर अब तक डेप्रिसिएशन कितनी हो चुकी है, 15,600। तो 52,000 में से 15,600 मैं माइनस करूंगा, राइट, और उसके ऊपर मैं निकालूंगा 52,000 में से माइनस करूंगा 15,600, जो आएगा उसके ऊपर मैं निकालूंगा कितने परसेंट मेरी है, 40%, क्योंकि रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड पे था ना। तो मेरी डेप्रिसिएशन जो है वो आ जाएगी, जो कि आती है 14,560। इसका मैं बेटा कर लूंगा टोटल, मेरे पास टोटल एक्सपेंसेस आ जाएंगे, जो मैं यहाँ पर डेफिनेटली लिखकर माइनस करूंगा, तो मेरे पास प्रॉफिट आ जाएगा। लेकिन उससे पहले कि मैं माइनस करूं, तो ये जो चीज़ें मेरे पास ऑलरेडी लिखी हुई हैं इनको मुझे मिटाना है, ताकि मैं अपने क्वेश्चंस को कैरी ऑन कर सकूं। तो टोटल मेरे पास एक्सपेंसेस का जो आएगा वो आपके पास आ जाएगा, मैं भी बता चुका हूँ, कैपिटल क्वेश्चन में नहीं दिया हुआ। आप डेबिट क्रेडिट साइड में से माइनस करेंगे तो आपके पास क्रेडिट पर 2 लाख बचेगा, कैपिटल 2 लाख रुपया बनता है इसका। तो आपका 32,110 आपके एक्सपेंसेस आ जाएंगे, और प्रॉफिट आपका आ जाएगा जी 32256। दिस इज गोइंग टू बी योर प्रॉफिट, जो कि आपने क्वेश्चन में सॉल्व कर कर शो करना था। देख लें इसमें किसी को कोई मसला है, बिना झिझक आप पूछ सकते हैं। इसको लिखना है लिख लें, ताकि मैं बैलेंस शीट बनाने की तरफ जाऊं। एनी प्रॉब्लम? जी, एनीवन हु वांट्स टू आस्क क्वेश्चन, अदरवाइज मैं बैलेंस शीट की तरफ जा रहा हूं। मई जून 2008 का क्वेश्चन है, इसको हमने सर इसका थोड़ा सा रिकैप दे देंगे, क्योंकि मैं लेट आया था थोड़ा सा। बेटा इस क्लास में रिकैप नहीं हो सकता, आप लेट आए थे तो ये आपका अपना प्रॉब्लम है, आपको चाहिए था कि आप टाइम पे आते। सर वो लिंक दूसरा भेजा हुआ था जी, जब ग्रीन घर वाला। आएंगे तो फिर आप कीजिएगा, फिर आप मुझसे पूछ लीजिएगा जहां मसला हो। नेक्स्ट चलते हैं जी बैलेंस शीट के हवाले से। बैलेंस शीट में हमने क्या बनाना है, सर उसकी फोटो ले लूं? फोटो ही लेनी होती है मेरे भाई,
वो बहुत पहले लेनी होती है, लेकिन आपने, चलो कोई मसला नहीं है, मैं आपको बताता हूँ। एक सेकंड, मैं जरा इसको लिख लेने दो पहले। डॉलर के 3 साइन बनाते हैं आप बैलेंस शीट के अंदर, ठीक है जी। हाँ जी, ये ले लें आप एक इसकी। सबसे पहले हम लिखेंगे क्या, नॉन करंट एसेट्स, और नॉन करंट थैंक यू सर। क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। हम देखते हैं सबसे पहले बैलेंस शीट में, आई एम गोइंग टू राइट नॉन करंट एसेट्स। नॉन करंट एसेट्स में हमारे पास सबसे पहले क्वेश्चन पे अगर आप गौर करें, if you just go back at the question, you have premises as a non-current asset in the question given, और आपको पता है कि premises पे हम बेसिकली डेप्रिसिएशन एज सच नहीं होती। तो देखते हैं हम premises हमें कितने की दी हुई है। देखें premises at cost दी हुई कितनी, 2,50,000 पे की, और इस पर डेप्रिसिएशन कैलकुलेट नहीं करनी है आपने। I will write in the outer column directly the amount of premises which is 2,50,000। आगे नेक्स्ट आपकी आ जाएगी जी मशीनरी। मशीनरी को अब हम कैसे लिखते हैं, मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ ताकि आपको अब बनाना आ जाए। सबसे पहले हम यहाँ पे लिखते हैं कॉस्ट। कॉस्ट के बाद जो नेक्स्ट कॉलम आता है वहां पे आपकी आती है अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन, या टोटल डेप्रिसिएशन भी कह सकते हैं। और आखिर में जो आप लिखते हैं बैलेंस शीट में, उसे लिखते हैं नेट बुक वैल्यू। ये आपने डेप्रिसिएशन के चैप्टर में ये फॉर्मेट पढ़ा हुआ है, लेकिन मैं दोबारा आपको इसके बारे में फेमिलियर कर रहा हूँ। तो मशीनरी की कॉस्ट आपको दी हुई है क्वेश्चन में 52,000। डेप्रिसिएशन उस पर अब तक कितनी हुई है, टोटल डेप्रिसिएशन आप माइनस करेंगे। देखें कैसे, एक तो डेप्रिसिएशन इस साल हुई है मशीनरी पे कितनी, 14,560, ये भी लेंगे, और जो पिछली डेप्रिसिएशन पहले से हो चुकी है 15,600, दोनों को ऐड करेंगे। तो 14,560 प्लस 15,600, टोटल डेप्रिसिएशन आपकी आ जाएगी 30,160। आपने टोटल डेप्रिसिएशन माइनस करनी होती है, यही वजह है कि मैंने लिखा है एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन। एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन का मतलब है टोटल डेप्रिसिएशन। ये 30,160 में माइनस करूंगा तो मेरे पास नेट बुक वैल्यू आ जाएगी किसकी, इसकी 21,840। इन दोनों का मैं टोटल कर लेता हूं, आई विल गेट माय टोटल एसेट्स, टोटल नॉन करंट एसेट्स आई मीन टू से, वो आ जाएंगे 27,1,840 के। ओह सॉरी, मैं लिख नहीं सका, 27,1,840। अब इसमें हम क्या करेंगे जी, सब और क्या चीजें इसमें आएंगी जी, करंट एसेट्स। करंट एसेट्स में आपकी क्या आती है, सबसे पहले आपको पता है क्लोजिंग इन्वेंट्री आप लिखते हैं। सबसे पहले मैं क्लोजिंग इन्वेंट्री लिख लेता हूं जी, दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट एसेट्स व्हिच विल बी कन्वर्टेड इनटू कैश एट द एंड। तो क्लोजिंग इन्वेंट्री हमें कितनी दी हुई है, आप क्वेश्चन से भी देख सकते हैं, वो हमें दी हुई है 15,100, यू कैन सी द क्वेश्चन। उसके बाद आप क्या आ जाएंगे जी, ट्रेड रिसीवेबल्स। राइटिंग ट्रेड रिसीवेबल, लेकिन वहां पे किस नाम से लिखे हैं, पुराना क्वेश्चन है, वहां पे ट्रेड डेटर्स के नाम से लिखे हैं। तो उसमें क्या करेंगे आप, 8800 में से आप माइनस कर देंगे प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स। देखिए मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, 9,000 में से माइनस करेंगे 200, आपके आ जाएंगे डेटर्स माइनस करने के बाद 8800, उसमें से माइनस करेंगे 264, जो अब आपने प्रोविजन क्रिएट की है, तो आपके पास आएंगे ट्रेड रिसीवेबल्स एट द एंड, या जो बैलेंस शीट में आपने लिखने हैं, और वो आपके आ जाएंगे 8536। नेक्स्ट आपका आ जाएगा जी उसके बाद प्रीपेड जो एक्सपेंसेस हैं आपके, प्रीपेड इलेक्ट्रिसिटी है आपका, आपको पता है 40 का था ना, वो भी करंट एसेट में आएगा। प्रीपेड इलेक्ट्रिसिटी आपकी है 40 की, वो भी करंट एसेट में आएगी क्योंकि आपने पहले एडवांस में पे कर दी। फिर उसके बाद रेंट रिसीवेबल आएगा, वो रेंट जो भी आपको मिलना है, 1 महीने का रेंट था जो आपको मिला नहीं था, वो रिसीवेबल था, वो भी आएगा। इसको एक्रूड रेंट भी कह सकते हैं आप, और वो कितना था 220 का। अगर इसकी समझ नहीं आ रही तो मैं रिपीट करता हूं दोबारा, ये देखें इलेक्ट्रिसिटी में 40 माइनस किया था क्योंकि प्रीपेड था, तो ये यहां से माइनस होता है, बैलेंस शीट में करंट एसेट में लिखते हैं। इसी तरह रेंट रिसीव में 220 ऐड किया था आपने, ये वो इनकम है जो आपको अभी तक मिली नहीं है, तो इनकम में ऐड की थी, बैलेंस शीट में करंट एसेट में आएगी क्योंकि मिलनी है। जनरल एक्सपेंसेस जो क्रूड है वो करंट लायबिलिटी में आप लिखेंगे, अभी वो भी लिखने हैं आपने, लेकिन वो बात की बात है क्योंकि करंट लायबिलिटी में आएगा। अब आपका आ जाएगा यहाँ पे क्या चीज, कैश। कैश आपको उसने जो है वो दिया है 990 का, इसका हम टोटल कर लेंगे, तो आपके करंट एसेट्स
का टोटल आ जाएगा, ठीक है जी, जो कि सर ये बैंक क्रेडिट ये क्या है 8260 वाली अमाउंट? 24886। बेटा वो ओवरड्राफ्ट है। बैंक क्रेडिट तो ओवरड्राफ्ट होता है ना, बैंक क्रेडिट बैलेंस होगा तो ओवरड्राफ्ट है। ओवरड्राफ्ट तो बैंक ओवर करंट लायबिलिटी होता है। तो हम इसका टोटल कर देंगे 296726, आपका टोटल एसेट्स आ जाएंगे 296726। आगे नेक्स्ट आपकी क्या आ जाती है जी, कैपिटल एंड लायबिलिटीज। ऑब्वियसली पहले उसमें हम क्या लिखते हैं जी, कैपिटल। उसमें हम क्या ऐड करते हैं जी, बिल्कुल प्रॉफिट ऐड करेंगे, ड्राइंग्स माइनस करेंगे एज यूजुअल। कैपिटल हमें कितना दिया हुआ है मैं ऑलरेडी कैलकुलेट कर चुका हूं, आपको बताया था। कैपिटल हम कैलकुलेट करेंगे डेबिट क्रेडिट, डेबिट में से, डेबिट साइड में से क्रेडिट साइड माइनस कर देंगे ट्रायल बैलेंस जो दिया हुआ है क्वेश्चन में, तो आपके कैपिटल की अमाउंट आ जाएगी 2 लाख। ये मैं कैलकुलेट इसलिए नहीं कर रहा कि बच्चे जब भी कैलकुलेट करते हैं गलत कैलकुलेट करते हैं, 3-4 दफा प्रैक्टिस करने के बाद फिर सही अमाउंट निकलती है। अब घर में इसको ट्राई कर लीजिएगा, निकलती 2 लाख ही है, ठीक है। इसमें ऐड हम कर लेंगे प्रॉफिट जो हम ऑलरेडी कैलकुलेट कर चुके हैं 32256। ये कहां से आया बेटा, ये पीछे से हमने जो नेट प्रॉफिट निकाला था वो आपने यहाँ पे ऐड करना है, बैलेंस शीट में कैपिटल में ऐड होता है। ड्राइंग्स माइनस कर देंगे, ड्राइंग्स क्वेश्चन में आपको दी हुई है ऑलरेडी 18,600 की। सर कहाँ दी हुई है देख लें, ये ड्राइंग्स हैं लोन से ऊपर 18,600 आपकी बुक में ऑलरेडी मौजूद है। वैसे तो ब्रैकेट में लिख दूंगा, ब्रैकेट नहीं भी डालें जब आपने लेस लिख दिया है तो वो भी काफी है, ब्रैकेट डालना चाहें यू आर मोर देन वेलकम, इट मेक्स मोर सेंस, तो यू कैन राइट इट ऑल्सो। 213656 आपका आ जाएगा कैपिटल का आंसर, 213656, राइट। उसके बाद क्या आती है आपकी नॉन करंट लायबिलिटी। नॉन करंट लायबिलिटीज आपको दी हुई है, आपको पता है 11% लोन था, वो एज इट इज आप लिख देंगे क्योंकि लोन पर कोई इफेक्ट नहीं आ रहा। हाँ उस पर जो इंटरेस्ट है वो आपको पे करना है, लेकिन इंटरेस्ट हमेशा कहाँ पे लिखा जाता है, वो करंट लायबिलिटी में लिखा जाता है। तो लोन एज इट इज लिखा जाएगा, उसमें कोई डिफरेंस या कोई चीज ऐड या लेस नहीं की जाएगी। नेक्स्ट आपकी आ जाएगी करंट लायबिलिटीज, और इसके अंदर हम जो हमारी करंट लायबिलिटीज आ सकती हैं वो हम लिखेंगे। और करंट लायबिलिटीज में सबसे पहले जो है वो आपके क्या आते हैं, ट्रेड पेबल्स। यहाँ पर ट्रेड पेबल्स इस क्वेश्चन में क्रेडिटर्स के नाम से दिए हुए हैं, बट यू विल राइट विद द नेम ट्रेड पेबल्स और अकाउंट पेबल्स, जो आपकी मर्जी है। तो देखते हैं ट्रेड पेबल्स हमें कितने के दिए हुए हैं। वो हमें दिए हुए हैं जी 11460 की, तो वो हम लिख देते हैं 11460। सर ये आपने कहाँ से अमाउंट उठाई है, ये देख लें, ये लिखे हैं आपके क्रेडिटर्स ट्रेड पेबल्स 11460, राइट। बैंक क्रेडिट दिया हुआ है 8260 का, ये आ जाएगा। बैंक ओवरड्राफ्ट है बेसिकली, आई विल राइट बैंक ओवरड्राफ्ट। कितने का है जी 8260, ठीक हो गया जी। उसके बाद हमारा है जी एक्रूड एक्सपेंसेस हैं आपके, वो आपके आएंगे कौन से, जो आपकी जनरल एक्सपेंसेस एक्रूड हैं, वो मैं लिखूंगा। वो कितने के थे जनरल एक्सपेंसेस एक्रूड, मैंने बताया थे 50 के हैं आपके, 50 आपका आ जाएगा। उसके बाद लोन इंटरेस्ट भी आपका आना है, क्योंकि लोन इंटरेस्ट भी आपका एक्रूड है, क्योंकि आपने वो अभी तक पे नहीं किया। सर जनरल एक्सपेंसेस एक इनकम स्टेटमेंट नहीं आते? बेटा एडजस्टमेंट्स के इफेक्ट होते हैं 2, शायद आप भूल गए हो कि काउंटिंग में हर चीज के इफेक्ट 2 होते हैं। अगर जनरल एक्सपेंसेस इनकम स्टेटमेंट में आते हैं फिर तो क्लोजिंग इन्वेंट्री भी सिर्फ इनकम स्टेटमेंट में ही आनी चाहिए, फिर उसे बैलेंस शीट में करंट एसेट में क्यों लिख रहे हैं आप? मेरे ख्याल है काउंटिंग थोड़ी भूल गए हो। एडजस्टमेंट जो एडिशनल इन्फॉर्मेशन होती है उसके 2 इफेक्ट होते हैं। तो जनरल एक्सपेंस जैसे रेंट रिसीव किया आपने जो नहीं अभी तक मिला आपको, वो इनकम में ऐड भी होगा और बैलेंस शीट में करंट एसेट में भी आएगा। और जनरल एक्सपेंसेस में तो बेटा हमने लिखना है, और हमने लिखा भी है। जनरल एक्सपेंसेस में तो लिखना ही लिखना है 50 आपने, लेकिन साथ बैलेंस शीट में करंट लायबिलिटी में भी लिखना है। आप तो नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन भी पढ़ चुके हो, अच्छा वो लायबिलिटी है, ओके। नॉर्मल सी बात है। अच्छा एक्रूड लोन इंटरेस्ट की बात करते हैं। लोन इंटरेस्ट आपका 3300 था जो कि आपने पे करना था, तो वो हम यहाँ पे उधर एक्सपेंसेस में भी लिखा है आपने वो, और यहाँ बैलेंस शीट करंट लायबिलिटी में भी आएगा क्योंकि वो पेबल है, और ये 6 माह का लोन इंटरेस्ट है आपका।
6 मंथ का, और ये हम इसमें एड टोटल करंट लायबिलिटी जो आपकी आ जाएगी वो आएगी 23070, इसको हम ऐड कर देंगे, इसको वेट 12 करें तो आपका आ जाएगा 296726। ओहो, तो आपका सेम आ जाएगा 296726। So this is how we are going to prepare the balance sheet. I have completely prepared the balance sheet also along with the income statement. We are going to solve the next question of the past papers tomorrow, which will be of the same type and which will also cover income statement and balance sheet and going to be a tough one from this question. लेकिन इस क्वेश्चन को मैंने कंप्लीट कराया, इसमें कोई मसला है तो बिला झिझक मुझसे पूछ सकते हैं। जी इस माँ कोई मसला है तो बताएं। सर जी जी सर एक दफा समझा दें, आपने कैपिटल किस तरह निकाला है? कैपिटल की बात कर लेते हैं हम। एनी अदर थिंग एनीबॉडी वांट्स टू आस्क, फिर मैं कैपिटल पे चलता हूँ। फिर इसकी ले लें, पिक्चर ले लें ताकि आपको प्रॉब्लम ना हो घर में दोबारा सवाल सॉल्व करने के लिए सिलसिले में। याद रखिए सब कुछ सेकंड कॉलम में लिखा गया है, राइट, सब कुछ ये सेकंड कॉलम में है। देखें जी, ये आपके सामने नजर आ रहा है, क्वेश्चन आपके सामने है, इस पे जरा गौर करते हैं। मैं जो मैं बोल रहा हूँ वो आप कैलकुलेटर पे लिखते जाएं तो आपका 2 लाख आंसर आ जाएगा ऑटोमेटिकली। डेबिट साइड का टोटल करके उसमें से मैं क्रेडिट साइड माइनस कर रहा हूँ सर। तो देखें 2,50,000 प्लस 52,000 माइनस 15,600 माइनस 500 माइनस 2,43,000 प्लस 1,84,000, क्योंकि परचेजेस डेबिट होती हैं वो प्लस होंगी, प्लस 1,84,000। सेल्स रिटर्न डेबिट होती है बेटा, ये ऐड होंगी, प्लस 2040। परचेज रिटर्न क्रेडिट होती है, ये माइनस होंगी, माइनस 1980। कैरेज इनवर्ड प्लस 350, कैरेज आउटवर्ड भी प्लस होगा, दोनों डेबिट होते हैं, प्लस 800। रेंट रिसीव्ड माइनस होगा, इनकम है क्रेडिट होती है, माइनस 2420 प्लस 1800 माइनस 1300। डिस्काउंट रिसीव्ड माइनस होगा 1300 प्लस 2100 प्लस 9340 प्लस 13,500 प्लस 9,000 माइनस 11,460 माइनस 8,260, क्योंकि वो दोनों क्रेडिटर्स और बैंक जो है वो क्रेडिट होते हैं, लायबिलिटीज थी, प्लस 990 कैश का, ड्राइंग्स भी डेबिट होती हैं, प्लस 18,600 और माइनस 60,000 लोन। तो आपका आंसर आ जाएगा 2 लाख। करके देख लें, अगर नहीं आ रहा तो आपको दोबारा रिपीट करना पड़ेगा। आई कैन रिपीट दिस अगेन। 2,50,000 प्लस 52,000 माइनस 15600 माइनस 500 माइनस 243,000 प्लस 1,84,000 प्लस 2040 माइनस 1980 प्लस 350 प्लस 800 माइनस 2420 प्लस 1800 माइनस 1300 प्लस 2100 प्लस 9340 प्लस 13,500 प्लस 9,000 माइनस 11,460 माइनस 8,260 प्लस 990 plus 18,600 minus 60,000. Thank you very much for your participation and your support. Inshallah, see you at 8 o'clock for the next class, whoever is going to be required for the chapter of company accounts for those who are going to appear in October, November. जी भेज ही दूंगा, बात है।